हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेरे जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग सेल ऑर्गेनल में आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोग राइबोसोम को समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम लोग राइबोसोम को समझेंगे पहले। तो राइबोसोम के बारे में सबसे पहले उसकी डिस्कवरी की बात कर लें। राइबोसोम की डिस्कवरी जो थी जॉर्ज पैलेट नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इसको पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। अगर आपसे बोला जाए पैलेट पार्टिकल क्या है तो आप बोलेंगे राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट ने की थी। तो जॉर्ज पैलेट ने जब इसको देखा कि ये तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है राइबोसोम को हम लोग यूनिवर्सल ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पाया जाएगा, तो आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में, तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर पाया जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाएगा। तो इन सब जगहों पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर बात करें राइबोसोम किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आरएनए का बना हुआ है और प्रोटीन का बना हुआ है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी बोलती है इट इज मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो आपको ध्यान रखना है आरएनए का बना हुआ है होता है और प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये कैसे बना हुआ होता है इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। कि जैसे तो 1953 में जॉर्ज पैलेट ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसको देख लीजिए आप लोग। आइए आगे इसके देखते हैं। राइबोसोम के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये देखिए राइबोसोम अगर बात करें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 80s होता है और 80s आपका 60s एंड 40s सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। लार्जेस्ट सब यूनिट 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट 40s। देखिए ये लार्जेस्ट सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, दोनों मिलकर क्या बना दिए, एक राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो एस है, एस इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब इनडायरेक्टली ये डेंसिटी को मेजर करता है, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो बना हुआ होता है किसका, वो भी दो सब यूनिट का बना हुआ होता है, जिसमें 50s लार्जेस्ट सब यूनिट है और 30s स्मॉलर सब यूनिट है। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों सब यूनिट प्रोटीन के बने हुए हैं। इसमें इसको दोनों को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है और उस मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.001 मोलर। इसको भी आप ध्यान रखिए और ये आपका बना देता है एक राइबोसोम। इसमें आप देखिए आरएनए कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। आरएनए तीन तरह का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। यहाँ आरआरएनए होता है जो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है, आरएनए, उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ये मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है और मोस्ट अबंडेंट आरएनए होता है। हम लोग इसको मॉलिक्यूलर में बात किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ स्मॉलर सबयूनिट में 60s राइबोसोम होता है और लार्जेस्ट सबयूनिट में 28s, 5.8s, 5s आरएनए। ये जो ये तीन आरएनए इधर पाए जाते हैं, एक आरएनए इधर पाया जाता है, जिसमें जो 28s आरएनए है इसको बोलते हैं क्या हम लोग, राइबोजाइम, या इसी का दूसरा नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। राइबोजाइम वो एंजाइम होता है जो प्रोटीन का ना बन के आरआरएनए का बना हुआ था, राइबोसोम का बना हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। आप लोग जानते हैं कि जितने राइबोसोम एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पे क्या है, R28SRN है, ये किसका बना हुआ है, ये एंजाइम है लेकिन किसका बना हुआ है, आरआरएनए का बना हुआ है, या राइबोसोम का बना हुआ, ये भी आप कह सकते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इसके आगे हम लोग बढ़े तो हम लोग इसके आगे देखिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की बात करें तो हमारे सेल में नेटवर्क होता है किसका, बहुत सारे फिलामेंटस प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। और ये तीन तरह का होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है और एक्टिन फिलामेंट होता है। जैसे मसल्स में एक्टिन और मायोसिन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है, जो न्यूक्लियर को स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल, सीरिया या फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये तीन तरह का है और इसका काम क्या होता है। देखिए नाम से ही क्लियर है, साइटोस्केलेटन। जो आपके साइटोप्लाज्म में स्केलेटन है उसको बोल रहे हैं साइटोस्केलेटन। हमारी बॉडी में स्केलेटन क्या है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वैसे साइटोप्लाज्म में जो स्केलेटन है वो क्या कर रहा है, ये भी स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है या स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। या और दूसरी बात क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मोटेलिटी में हेल्प करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल, सीरिया, फ्लैजिलम पाया जाता है, ये मोटेलिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये सेल के शेप को भी मेंटेन रखेगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। शेप को ये सेल के अंदर पाया गया, सेल के स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को मेंटेन करता है, सेल को
शेप भी प्रोवाइड करता है कि जैसे अगर सेल मुड़ रही है तो वापस से अपने शेप में वापस आ जाए, ये स्केलेटन का काम होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन काम है, लगभग उसी की तरह यहाँ भी काम है। तो आगे इसमें देखते हैं हम लोग सीलिया या फ्लैजिला की बात करते हैं। तो पहले सीलिया या फ्लैजिला की बेसिक डिफरेंस की बात कर ले। सीलिया जो होते हैं वो साइज स्मॉल साइज के होते हैं, फ्लैजिला साइज में लार्ज होते हैं। सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है, फ्लैजिला का नंबर कम होता है। सीलिया सेंसेशन में और कैप्चर ऑफ फूड में हेल्प करती है, जबकि फ्लैजिला का सिर्फ काम मूवमेंट में होता है। सीलिया का मूवमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। जैसे मेरी उंगली अगर सीलिया है तो जैसे मेरी उंगलियां चारों एक साथ घूमेंगी, इस तरह से नहीं घूमेंगी, ये अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। जबकि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में मेरी सारी उंगलियां या सारी सीलिया एक साथ एक डायरेक्शन मूव कर रही है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। तो हमारे जो सेल में जो सीलिया है, सेल के आउटर सरफेस जो सीलिया होती है, उसका जो मूवमेंट होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, जबकि फ्लैजिला का मूवमेंट इंडिपेंडेंट है। जैसे ये मेरे दोनों उंगलियां फ्लैजिला है, फिर फ्लैजिला का मूवमेंट कुछ इस तरह से, कौन किधर मूव कर रहा है, कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि सीलिया कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह मतलब साथ साथ मूव कर रहा है एक कोऑर्डिनेटेड वे में, या तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा, ये इसका मूवमेंट होता है। तो वही देखिए, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन पे, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख लीजिए जरा। ठीक है, अब सीलिया या फ्लैजिला को कट किया गया। देखिए हम लोग बात किए थे, फ्लैजिला जो है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में पाया जाता है, लेकिन फर्क क्या होता है, स्ट्रक्चर के, काम फंक्शन एक है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सीलिया या फ्लैजिला को कट किया गया, तो जब इसको कट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें इसका जो कोर है, बीच वाला जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं एक्सोनिम। ये देखिए, ये कट करने के बाद जो बीच वाला पोर्शन है, इसको हमको क्या बोल रहे हैं, एक्सोनिम बोल रहे हैं। इसको कट करने के बाद हमको 9+2 अरेंजमेंट मिलता है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, तो सीलिया फ्लैजिला है, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, इसके कोर को, बीच वाले पोर्शन को हम लोग एक्सोनिम बोलते हैं, हम लोग पीछे अभी बात देख कर आए हैं। ठीक है, और इस एक्सोनिम में अगर हम बात करें, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एक ये बाहर की तरफ कुछ इस तरह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल दो के फॉर्म है, इसलिए डबलेट बोलते हैं। और ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, इनके बीच का आप डिस्टेंस देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, इसको बोलते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और इनका नंबर 9 होता है, ये भी ध्यान रखना है। डबल है डबलेट बोलेंगे, 9 है और इवनली स्पेस्ड है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका कोर जो होता है एक्सोनिम होता है, जिसपे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल क्या करते हैं, पैरेलल रन करते हैं। ध्यान रखेंगे, ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, ये ऐसे गया, इसको बाहर की तरफ निकाल के बता रहा है, ये देखिए ऐसे बाहर आ रहा है, ये भी क्या है, ऐसे बाहर आ रहा है। तो एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, ये सब देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो 9 पेयर डबलेट है और रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल होता है, रेडियल अरेंज माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल है, देखिए एक और एक, ये 2 है, और ये देखिए सिंगलेट फॉर्म में है। ठीक है, तो बाहर 9 है, अंदर 2 है, तो 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, और 9 डबलेट के फॉर्म में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, इस दोनों को कवर करने के लिए सेंट्रल सीथ पाया गया, और ये जो दोनों माइक्रोट्यूब्यूल है एक ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं, और ये जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड किसके हैं, इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्टेड है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डिनाइन आर्म। नाम सुन लीजिए, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, डिनाइन आर्म बोलते हैं, जो एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो फ्लैजिला के मूवमेंट में काम आती है। तो ये स्ट्रक्चर को ध्यान देखिए। अब इसका इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ तक, इसके पहले तक क्या होता है, राइबोसोम तो बच्चों को कोई खास दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि 9th में पढ़ते हैं, 6, 7, 8 में पढ़े हुए होते हैं, तो कुछ ना कुछ जनरली इसके बारे में जान रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग साइटोस्केलेटन में आते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, तो बच्चे थोड़ा बोर होने लगते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कौन कहाँ पे है, कैसे है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए, देखिए यहाँ लिखा है सेंट्रल ट्यूबुल कहाँ अरेंज है, ब्रिज से कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इनक्लोज बाय सेंट्रल सीथ, हम लोगों ने भी बात किया है। इट इज, अब देखिए इसके चारों तरफ एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर निकला, अब इसको रेडियल स्पोक कहते हैं। ठीक ऐसा ही हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आपका सेंट्रियोल का भी कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इससे कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर होगा। वहाँ 9+0 अरेंजमेंट होता है, यहाँ 9+2 अरेंजमेंट है, वहाँ 9+0 अरेंजमेंट होगा, और 9 वहाँ ट्रिपलेट होगा, 9 यहाँ क्या है, डबलेट होगा। तो ये बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी कई बार आया हुआ है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सीलिया या फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9 डबलेट होता है, जबकि सेंट्रियोल का जब टीएस कट करेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे 9+0 अरेंजमेंट है, और 9 कैसा होगा, ट्रिपलेट होगा। चलिए तो ये देखिए, तो 9 डबलेट स्ट्रक्चर, तो रेडियल स्पोक भी कितने होंगे, 9 होंगे, पेरिफेरल डबलेट इंटरकनेक्टेड लिंकर होंगे, ठीक है। और सीलियम फ्लैजिलम जो होते हैं बेसल बॉडी से इमर्ज होते हैं, फिर फ्लैजिला के 3 पार्ट होते थे, याद है, फिलामेंट होकर और बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी से ही ये दोनों ऑरिजिनेट होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में। देखिए पहली बात ध्यान रखना है कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, और लोअर प्लांट में पाया जाता है, मतलब जहाँ थोड़ा मूवमेंट वाली, जिसमें लोअर प्लांट में जो उसके गैमेट मूव करके जाते हैं, वहाँ पे इसमें भी पाया जाता है। तो जनरली ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, हायर प्लांट में तो एकदम एब्सेंट होता है, लोअर प्लांट में पाया जाता है, और एनिमल सेल में पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, ये आपका क्या है, दो ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसको क्या हम बोल रहे हैं, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल के चारों तरफ सेंट्रोसोम होता है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसको हल्का सा देखिए जरा, ये देखिए 3 1 2 3 1 2 3 3 3 के फॉर्म में इस तरह से अरेंज है। अब इसको कट करके हम लोग आगे स्ट्रक्चर देखेंगे, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 1 2 3 3 3 के फॉर्म में अरेंज है। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए जरा, 1 2 3 1 2 3 दिख रहा है। तो इस तरह से 3 3 के फॉर्म में ये पूरे स्पेरिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो सेंट्रोसोम ऑर्गेनिकली जो होते हैं, दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। नॉन मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं, पहले आपको ध्यान रखना है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों सराउंडेड होते हैं पेरी न्यूक्लियस एमॉर्फस मटेरियल से सराउंडेड होते हैं, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम ये सब एक दो यही होते हैं, इसके चारों तरफ होते हैं, तो ध्यान रखना है। और ये जो सेंट्रियोल होता है 9 इवेनली स्पेस्ड पेरिफेरल ट्यूब्यूल का बना होता है, और वो ट्यूब्यूल प्रोटीन का बना होता है, उसको बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और वही चीज़ लिखा गया है, ये पेरिफेरल फाइब्रिल होते हैं, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं, और ये ट्रिपलेट एक दूसरे से अपने आप में जुड़े हुए होते हैं, एडजस्टेंट अगल बगल। जैसे ये देखिए, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए सेंट्रियोल का इमेज है, इसको भी और अच्छे से देखिए जरा, देख रहे हैं, ये इस तरह से 3 3 के फॉर्म में, ये देखिए इस तरह से 3, फिर ये 3, फिर ये 3, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ रही बात। आगे देखते हैं कि ये जिसका बीच वाला जो पोर्शन होता है, बीच वाले पोर्शन में प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर बना होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल हब कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इन सब में अंदर की तरफ इसमें भी स्पोक लगा हुआ होता है, 9 होते हैं स्पोक, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सीलिया या फ्लैजिला में। सेंट्रियोल भी क्या करता है, सेंट्रियोल का काम होता है बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करना, ठीक है, सीलिया या फ्लैजिला का। और क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को अराइज करना, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हम लोग आगे देखेंगे। और ये स्पिंडल एपरेटस बनाता है कब, सेल डिवीजन के टाइम। स्पिंडल एपरेटस क्या होता है, हम लोग सेल डिवीजन में भी इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो ये अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को समझेंगे, लेकिन न्यूक्लियस बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम लोग अभी इस चैप्टर को यहीं रोकते हैं। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा प्रॉपर्ली, और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा न्यूक्लियस पे।
तो यहाँ थोड़ा बच्चों कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये बच्चों के लिए नया होता है। तो अच्छे से रिवाइज करिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, नोट्स को देखिए, इमेज को इसको देखिए, और आप रिलेट करके पढ़ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।